Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 21st of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 21 अप्रैल 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोग को इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यह चैनल ओपन हो जाएगा। इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्लोवेनिया को। स्लोवेनिया कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। चलो आते हैं सबसे पहले आर्टिकल की तरफ। देखो, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, डेली बेसिस पर केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी जगह पर लॉकडाउन्स की सिचुएशंस हैं, बहुत सारी जगह पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जो न्यूज़पेपर है उसने इसी टाइप के आर्टिकल्स को सबसे ज़्यादा कवर किया है। इनफैक्ट द हिंदू की बात ना करें तो बाकी सारे न्यूज़पेपर ने भी इसी तरीके से इन आर्टिकल्स को कवर किया हुआ है, क्योंकि सिचुएशन ये चल रही है। तो स्टार्टिंग उससे हुई है। स्टार्टिंग में यहाँ पर बात करी गई है, मोदी जी ने हमारे जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उन सबसे बोला है देखो जो ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन का एक आखिरी इस्तेमाल होता है, और मतलब जब चीज़ें कंट्रोल नहीं होती तो लॉकडाउन का ही काम किया जाता है। और इन्होंने एक चीज़ और बोली, देखो कर्फ्यू की ज़रूरत नहीं है अगर आप और मैं या फिर सभी लोग, इफ़ एवरीवन ऑब्जर्व्स कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हम लोग कोविड के रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करते हैं तो कर्फ्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ पाएगी। ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कल ही। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, तो प्राइम मिनिस्टर ने ट्यूसडे में यानी कल के दिन काफ़ी सारी बातें बोली हैं कि जो आप घर में रहो, वैक्सीनेट करवा लो, ठीक है। अब तो वैसे भी जो 18 की एज है, जिनकी भी 18 से अबव एज है, उन सबको लिए वैक्सीनेशन होगा 1 मई से। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें बोली गई, जैसे कि स्टेट्स शुड कंसीडर लॉकडाउन ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि एकदम आखिरी में जब चीज़ें कंट्रोल ना हो, बिल्कुल आखिरी में सबसे जो आखिरी उपाय दिया जाएगा वो है लॉकडाउन। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो लोग हैं वो आप कह सकते हो कि वैक्सीन्स ले लें। सबसे पहले तो वैक्सीन्स लेने के बाद अभी यहाँ पर घर में रहें और जितने भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं रिलेटेड टू कोविड-19 उसको फॉलो करें, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। आप लोग हो, मैं हूँ, सभी लोग हैं, सब लोग हम लोग अगर गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं अच्छे से तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन है, जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन की क्राइसिस हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी करवाई जाएगी जल्द से जल्द। ओके, नाउ इसके बाद आप लोग देख पाओगे नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पर अगेन लॉकडाउन से रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया है। और उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये वाला है, इसके बारे में आप एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। यहाँ पे बोला गया है बैन इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला है सेंटर से, यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला ट्यूसडे में कि देखो जो इंडस्ट्रियल में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर आप लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हो उसको अभी के लिए रोक दो। सबसे पहले जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर ऑक्सीजन को भेजो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, तो वहाँ उसके प्रति ये सारा स्टेप उठाया गया है। बोला है बैन इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ ऑक्सीजन नाउ, अभी के लिए यहाँ पर इसको बैन कर दिया जाए और सबसे पहले जहाँ पे पूर्ति करनी है वहाँ पे इसको करो। जो शॉर्टेजेस हैं सबसे पहले उनको फुलफ़िल किया जाए। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल और देखने को मिलेगा। देखो अभी तक सीबीएसई ने क्लास 10 के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया था, अब यहाँ पे आईसीएसई ने भी क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया है। क्लास 12 के एग्ज़ाम्स के लिए नई गाइडलाइंस आएंगी तो उसके बारे में पता चल जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आप देख पाओगे पूरा का पूरा पेज कोविड-19 से भरा पड़ा है कि हाँ इतने केसेस निकले हैं, इतने इन्फेक्शंस हुए हैं, यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन है। बढ़ते हैं आगे, सब हमारे लिए काम का नहीं। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे
इस आर्टिकल में जो इंडिया के एनवॉय हैं टुवर्ड्स चाइना, उनके द्वारा बहुत सारी बातें बोली गई हैं। सबसे पहले बोला गया बॉर्डर सिचुएशन को लेकर, इंडिया और चाइना के आपस के बीच में रिलेशंस को लेकर बातचीत की गई है। यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया, देखो, मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज इज़ द एसेंशियल बेसिस। मतलब कि आज के टाइम पर अगर इंडिया और चाइना मिलकर आपस में पीस को मेंटेन करें, शांति बना के रखें, तो वो सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारी। क्यों ज़रूरत है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं, तो ज़रूरत है आज के टाइम पर म्यूचुअल कंसर्न हो दोनों के बीच में, दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हेल्प करें, दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ के ऊपर काम करें। ये ज़्यादा आज के टाइम पर ज़रूरत भी है। आप देख पाओगे जैसी जैसी सिचुएशन आज के टाइम पर देखने को मिल रही है। ओके, अभी हुआ क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे इनके द्वारा ये क्यों बोला जा रहा है कि शांति की ज़रूरत है। हम लोगों ने पिछले साल देखा, पूरे साल जो है इन दोनों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिले। पूरे साल स्टैंड ऑफ देखने को मिला हमें लद्दाख वाले रीजन में। अब जाकर हम लोगों ने कुछ फरवरी में थोड़ा बहुत डील होकर, थोड़ी बहुत जो कमांडर लेवल की टॉक्स हैं, उनमें यहाँ पे डिसाइड ये इस तरीके से किया गया कि जो इंडिया के सोल्जर्स हैं वो पीछे हट जाएंगे, चाइना के सोल्जर्स हैं वो पीछे हट जाएंगे, और हटे भी। ठीक है, कौन से वाले एरिया से, पेंगोंग सो वाले एरिया से, जो पेंगोंग सो लेक है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें उसके अलावा अभी भी दो जगह हैं, वो है गोगरा और हॉट स्प्रिंग। ये वाली दो जगहें, यहाँ से चाइना अभी नहीं हट रहा, और चाइना ने सीधा सीधा आप कह सकते हो मना भी कर दिया, डिनाई भी कर दिया है कि अब यहाँ पर इस वाली जगह से यहाँ पे नहीं हटेगा चाइना फिलहाल। अभी यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, इसी वजह से ये इस आर्टिकल को दिया गया है कि और भी जगह पर हम लोग को जो पीस है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि हम लोग आगे सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे वो चीज़ें मेंशन करी गई जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये भी बोला गया, जो हम दोनों के डिफरेंसेस है उनको सबसे पहले पूर्ण किया जाए, और उसके साथ साथ जैसी सिचुएशन हमारी पहले चल रही थी उन सिचुएशंस को हम लोग कवर करें। ओके, यानी कि जैसे पहले हमारे रिलेशंस थे, काश वैसे ही हो जाए रिलेशंस, क्योंकि आज के टाइम पर रिलेशंस हमारे खासकर इतने अच्छे हैं नहीं जैसे कि पहले रहते थे। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये तो हमारे यहाँ पे जो इंडिया के एनवॉय हैं टू चाइना, उनकी तरफ बात हुई। अब इधर देख पाओगे जो दोनों एनवॉय हैं, अब चाइना के एनवॉय जो है उन जो मिस्टर सोन हैं, उनके द्वारा भी बोला गया जो चाइना और इंडिया है दोनों को ज़रूरत है कि वो एक ट्रू मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बढ़ें, मल्टीलैटरलिज्म की तरफ, यानी आपस में कॉपरेट करके चलें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा दोनों के लिए। क्योंकि जो ये पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड है, ये इनके द्वारा बोला गया है, मिस्री के द्वारा, ठीक है, जो कि इंडिया के एनवॉय हैं टू चाइना। बोला गया देखो जो कोविड-19 है इसका पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड, यानी कि कोविड-19 के बाद जो सिचुएशन देखने को मिल सकती है काफ़ी खतरनाक हो सकती है, तो उसमें ज़रूरत है मल्टीपोलैरिटी की। मतलब कि जो दोनों देश हैं इंडिया और चाइना, दोनों मिलकर एग्रीमेंट किए रहें, दोनों मिलकर शांति बनाए रखें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। और ज़रूरत रहने वाली है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की, जो कि आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके साथ नेक्स्ट आर्टिकल में आप देख पाओगे बोला गया जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने यूरोप की ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। क्यों कर दिया, आपको मालूम है, डेली बेसिस पर केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर इसको कैंसिल किया गया है। नाउ ट्रिप कैंसिल कर दी तो अब क्या मीटिंग होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी, लेकिन समिट तो होगी, लेकिन वर्चुअल होगी, नॉट फिजिकल। अभी यहाँ पर ये लोग ट्रिप पर जा रहे थे तो फिर फिजिकली समिट होती, अब यहाँ पे वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया गया, देखो यार, पता है न्यूज़पेपर के अंदर भी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आप देख पाओगे ना, इतनी बातें दोहराई गई, वापस से यहाँ वाली बातें दोहरा दी, वापस से यहाँ पे दोहरा दी, मतलब चीज़ें वापस से रिपीटेड आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी आप देखो जो कोविड-19 के केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं इंडिया के अंदर, काफ़ी बुरी हालत है। उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी ट्रिप को, जो कि यूरोप की साइड पर जा रहे थे, उस ट्रिप को कैंसिल कर दिया। ये अगले मंथ की ट्रिप थी, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिप कैंसिल करने से पहले डिस्कशन वगैरह कर लिया गया है यूरोपियन यूनियन के लीडरशिप से और पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट से, क्योंकि पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट होस्ट करने वाला था इस समिट को। तो इन सब से डिस्कशन करने के बाद इस ट्रिप को कैंसिल किया गया है। ओके, अब यहाँ पे तय ये किया गया है कि अब जो ये समिट होने वाली है वो होगी एक वर्चुअल समिट, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कब ये हो सकता है 8 मई 2021 में हम लोग को ये इंडिया यूरोपियन यूनियन लीडर्स की जो मीटिंग है ये देखने को मिले इन अ वर्चुअल फॉर्मेट। और डिस्कशन क्या होगा, बातचीत करेंगे किस तरीके से ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन है अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा गहरा कर सकते हैं, इस मुद्दे के ऊपर बातचीत की जाएगी। अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा, कल मैंने आपको बताया था कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। वो भी इंडिया आने वाले थे, लेकिन बढ़ते केसेस को देखकर कैंसिल कर दिया गया। उसी के साथ साथ यूएस, देखो यूके ने
कैंसिल तो कर दी ट्रिप, उसके साथ साथ एक और स्टेप ये उठाया, इंडिया को ट्रैवल रेड लिस्ट के अंदर डाल दिया था। मतलब कि इंडिया से जो ट्रैवलिंग है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि भारत से कोई नहीं जाएगा यूके के अंदर। उसी तरीके से यूएस के अंदर भी आप देखने को मिलेगा, यूके एंड यूएस दोनों ने मिलकर अनाउंस कर दिए हैं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस टुवर्ड्स इंडिया, यानी कि ट्रैवलिंग में काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसके पीछे का रीज़न मालूम है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन है, इनमें बातचीत होगी किस चीज़ को लेकर, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर, कि किस तरीके से ये लोग इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेट करके चल सकते हैं, ठीक है, साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे ये लोग प्रोग्रेस किस चीज़ को लेकर, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। देखो इन चीज़ों का डिस्कशन होता, लेकिन अभी यहाँ पर ये चीज़ें हो गई, ट्रिप कैंसिल हो गई है, तो इन चीज़ों का डिस्कशन अभी तो नहीं हो पाएगा। देखेंगे किस तरीके से अब इन टॉपिक्स के बारे में बातचीत होगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, यूरोपियन यूनियन के अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ सभी लोग। जिसको नहीं मालूम वो एक बार सर्च करो, फिर उसके बाद यहाँ पर सर्च करने के बाद बताए। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने यहाँ पर ये बोला, देखो इंटरनेट कभी सोया नहीं है और ना कभी सोएगा और ना कभी भूलेगा कोई भी चीज़। इंटरनेट पे आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो जो भी ऑफेंडिंग ऑनलाइन कंटेंट है उसको रिमूव कर देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा बताया गया है। और बोला गया है कि एक सबसे बेहतरीन स्टेप यही रहेगा कि हम लोग इन सारे कंटेंट्स को, जैसे कि फोटोग्राफ्स, वीडियोस जो कि पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पर देखने को मिलेंगी, इन सब को हटा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर ये ऑप्शन नज़र आता है। ओके, एक छोटा सा यहाँ पे अपडेशन दिया गया है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो पेज नंबर 9 पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे इलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ है, और आप देख पाओगे ये कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। उसके बाद अभी एक चीज़ बताऊँगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस वाले आर्टिकल को। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने रिव्यू किया है प्रिपेयर्डनेस को, यानी कि प्रिपेयर्डनेस क्या रिव्यू किया है, जो हमारी फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस, उनसे बोला है कि आप राज्य के टच में रहो, स्टेट्स के टच में रहो, और आपको कोविड-19 के प्रति अपना असिस्टेंस, अपना सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, ऑफर करना है। जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी अब हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर रेडी हो चुकी है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे सारी बातें किससे बोली गई, सारे आर्म्ड फोर्सेस से बोली गई नहीं, तो आप देख पाओगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं। जो भी मिनिस्ट्री चीफ हो गए डिफेंस स्टाफ के, या फिर चीफ आर्मी के हो गए, नेवी के चीफ हो गए, इन सब से बातचीत करी जा रही है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको रेडी रहना है कि वो स्टेट्स के टच में रहें और कोविड-19 के प्रति जो भी सपोर्ट चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाएं। ओके, तो मतलब पूरी कंट्री मिलकर आज के टाइम पर काम कर रही है इसको टैकल करने के लिए। उसके बाद देखो यार, यहाँ पर क्या है, CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी कुछ ही दिन हुए हैं इनको अपॉइंट किया गया है, ये कोविड-19 पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर लगाया है, तो आपको याद रहना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुशील चंद्रा, जिनका आप लोग यहाँ पे ऊपर पिक्चर देख रहे हो। तो अभी कुछ ही दिन पहले ये अपॉइंट हुए हैं, यहाँ पे कोविड पॉजिटिव भी हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पेज नंबर 10 पर यहाँ पर आप लोग देख पाओगे एक आर्टिकल है, US डिनाइड वैक्सीन इनपुट बैन। देखो ये किस चीज़ के ऊपर बातचीत करी जा रही है, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने डिनाई कर दिया है कि कोई आउटराइट बैन्स वगैरह के ऊपर ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीन रॉ मटेरियल। मुद्दा क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यूएस के अंदर एक एक्ट है, वो कौन सा है, डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट। इस एक्ट के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बैन कर दी, एक तरीके से उनका एक्सपोर्ट बैन कर दिया कि दूसरी कंट्रीज उसको नहीं ले पाएंगी, ठीक है। प्रोडक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, उस प्रोडक्ट का नाम मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, ज़रूर बताऊंगा, मुझे अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा उस प्रोडक्ट का नाम। तो मान लो कि वो क्या है, एक तरीके से मेडिसिन है। अब उस मेडिसिन का क्या इस्तेमाल है, मेडिसिन का ये इस्तेमाल है कि हम अपनी कंट्री में जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसमें हम लोग वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हमने अगर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करा उसके अंदर, तो उस वैक्सीन की पावर है वो और दुगनी हो जाएगी, दुगनी तेज़ी से बढ़ जाएगी। अब ये जो मटेरियल है, ये जो चीज़ है, ये यूएसए में मिलती है, और यूएसए ने क्या कर रखा है, उन चीज़ों के ऊपर, रॉ मटेरियल्स के ऊपर बैन लगा रखा है, मतलब कि एक तरीके से उनको एक्सपोर्ट नहीं करा जाएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने तो किया था इस चीज़ को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप ने ये यहाँ पर ये काम पहले किया था। जो बाइडन भी इस चीज़ को लेकर यहाँ पे जो है ये ऐसे ही रहे थे, अभी जो बाइडन ने भी कोई इस पर स्टेप नहीं उठाया ना। अब यहाँ पे बातचीत हो रही है कि देखो जल्द से जल्द हो सकता है कि ये जो सैंक्शंस वगैरह, सैंक्शंस कर रहा हूँ सॉरी, जो ये एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया है वो जल्दी से हटाया जाए। ओके, अब यहाँ पे ये मुद्दा आया क्यों, मुद्दा ये उठाया इसलिए कि जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO अदार पूनावल्ला, इन्होंने ट्वीट करा, इन्होंने
यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन से कहा कि आप लोग क्या करो, ये जो एक्सपोर्ट के ऊपर आपने बैन लगा रखा है इसको अभी के लिए हटा दो, क्योंकि इस प्रोडक्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, वैक्सीन की पावर्स को हम लोग बढ़ा पाएंगे। ओके, तो यह पूरा मुद्दा था। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे हो सकता है कि आगे देखें कि पूरी तरह से जो है इन चीज़ों को रिमूव कर दिया जाए और वो चीज़ें हमारे पास आती रहेंगी ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देख पाओगे, बोला जा रहा है कोवैक्सीन की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दिया गया है। लगभग 70 करोड़ डोजेज़ बना सकता है ये जो वैक्सीन है। 70 करोड़ ये जो कोवैक्सीन की आप कह सकते हो ये जो डोजेज़ हैं 70 करोड़ तक हम लोग बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं साल में। और ये कौन कर सकता है? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी है जिसकी वैक्सीन है कोवैक्सीन। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है इसको स्केल्ड अप किया जा सकता तो है, लेकिन करना भी तो चाहिए। करा जाएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। 70 करोड़ वैक्सीन्स इन अ ईयर, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ पे पेज नंबर 11 और 12 पर पूरा एडवर्टीजमेंट भरा हुआ है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। पेज नंबर 13 पर आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक दो आर्टिकल हैं जो कि वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाला आर्टिकल आपके वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया चाड जो एक कंट्री है उसके प्रेसिडेंट हैं डेबी, ठीक है। इनका पूरा नाम है इड्रिस डेबी। तो इनकी डेथ हो गई है बैटल फील्ड में, ऐसा यहाँ पे आर्मी का स्टेटमेंट दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली चार्ट के प्रेसिडेंट हैं या फिर किस प्रेसिडेंट की डेथ हुई है ऑन द बैटल फील्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वनडे एग्जाम में, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इनका नाम है इड्रिस डेबी। तो यहाँ पे आपको जो है इनका नाम ज़रूर ध्यान रखना है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देख पाओगे, रशिया ने बोला है कि लॉन्च कर देंगे ये लोग अपना खुद का स्पेस स्टेशन लगभग 2025 तक। और रशिया अपना प्लान ये कर रहा है जो आईएसएस प्रोजेक्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो प्रोजेक्ट है उससे रशिया बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने अपना आप कह सकते हो कि एक स्पेस स्टेशन बना रखा है ऊपर अंतरिक्ष में, तो उस तरीके से रशिया भी चाहता है इसका खुद का एक स्पेस स्टेशन हो और उसके ऊपर काम कर रहा है। और 2025 तक यहाँ पे बोला जा रहा है इसको लॉन्च कर देगा। तो अभी आने वाले टाइम पे हम लोगों को पता चलेगा वाकई में ये काम होने वाला है या नहीं होने वाला है। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये देख पाओगे आप, यहाँ पर बात करी गई है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान में आज के टाइम पर बहुत बुरी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जो पाकिस्तान का पार्लियामेंट है वो उन्होंने डिसाइड ये करा है जो भी फ्रेंच के एनवॉय हैं, ठीक है, फ्रेंच के जो भी नेशंस के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको वहाँ से भेजा जाएगा, वापस से आप कह सकते हो फ्रांस भेज दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत बुरी सिचुएशन चल रही है, सिविल वॉर टाइप। मैंने कल भी समझाया था और पिछले संडे में भी मैंने समझाया था इसके बारे में। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ सिविल वॉर कैसे चल रही है। देखो, पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी है टीएलपी करके। तो वो जो पार्टी है वो काफ़ी अगेंस्ट है एक तरीके से इस फ्रांस के, क्योंकि फ्रांस ने करा क्या था, एक फ्रेंच की मैगज़ीन थी जिसका नाम है चार्ली हेब्डो। अब ये जो चार्ली हेब्डो मैगज़ीन थी इसने प्रॉफिट मोहम्मद का एक कंट्रोवर्शियल कार्टून जारी किया था। उस कंट्रोवर्शियल कार्टून को आप कह सकते हो, उस कंट्रोवर्शियल कार्टून की वजह से जो है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसने बोला इमरान खान सरकार से कि आपको तो स्टेप उठाना चाहिए, फ्रेंच सरकार ऐसा कर रही है, फ्रांस के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपको फ्रेंच के खिलाफ ऐसे काम करने चाहिए। जो भी राजदूत बैठे हैं यहाँ पर फ्रांस के अंदर, ठीक है, वो सॉरी पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के जितनी भी एम्बेसीज हैं उनको आप भेजो वापस से, ठीक है। तो इस तरह के स्टेप्स उठाओ, लेकिन इमरान खान सरकार ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि इमरान खान तो चाहते थे कि अपने रिलेशंस ना ख़राब हो फ्रांस के साथ। लेकिन दूसरी तरफ जो ये पॉलिटिकल पार्टी थी टीएलपी करके, तहरीक ए लब्बाइक करके, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट करे काफ़ी ज़्यादा। और फिर उसके बाद इमरान खान सरकार ने देखा कि लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, उसकी वजह से जो लीडर है, ठीक है, रिजवी जिनका नाम है, तो लीडर थे तहरीक लब्बाइक के, लीडर को अरेस्ट कर लिया गया और पार्टी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं आप कह सकते हो उनमें काफ़ी विवाद देखने को मिला, पुलिस और लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन प्रोटेस्टर्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट देखने को मिला। ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है पाकिस्तान के अंदर। आई होप आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा क्या हो रहा है। एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन देखने को मिली है पाकिस्तान के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेज नंबर 14 के ऊपर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकॉनमी से रिलेटेड आर्टिकल, लेकिन इकॉनमी से रिलेटेड आर्टिकल तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर यह बताया गया है कि जो सरकार है, सरकार ने हमारे बोला है जो कंटेनर की शॉर्टेजेस थी, यानी जो कंटेनर, देखो सामान इधर से उधर पहुँचाने के लिए कंटेनर्स की ज़रूरत होती है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हो, उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी थी हमारे पास ना। उन शॉर्टेजेस को रिजॉल्व कर लिया गया है, वो प्रॉब्लम से हम लोग निकल चुके हैं।
यहाँ पे बताया गया है। देखो जो कंटेनर की शॉर्टेजेस हैं वो जो भी सिचुएशन हमारे पास चल रही थी पहले, बहुत ज़्यादा कमी थी, उनको पूरा कर दिया गया है। इंडिया यहाँ पे सक्षम हो गया है इस पूरे शॉर्टेजेस को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे रिजॉल्व कर पाया, उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे कंटेनर शॉर्टेज पूरे हो चुका है, तो जो एक्सपोर्ट वगैरह है वो उसमें थोड़ा सा हम लोग बढ़ता हुआ नज़र देख पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एक्सपोर्ट है, जो पहले हमारे पास कंटेनर कम थे तो हम एक्सपोर्ट भी कम कर पाते थे, नाउ कंटेनर ज़्यादा है तो हम लोग माल ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो हो सकता है हम लोग आगे आने वाले टाइम पे अपना एक्सपोर्ट जो है बढ़ता हुआ नजर आए। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल्स की तरफ, देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज एडिटोरियल सेक्शन। देखो यहाँ पर ना 3-4 आर्टिकल कोविड-19 पैंडमिक लॉकडाउन इन सब से रिलेटेड है, इनको आप छोड़ सकते हो। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं वो 2 आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। एक तो ये आर्टिकल देखने को मिलेगा कार्बन से रिलेटेड कि किस तरीके से यहाँ पे इंडिया को जो आज के टाइम पर डीकार्बनाइज करना है वो कैसे करके चल सकता है, ये इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप देख पाओगे पैंडमिक से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, इसको आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, वैसे पढ़ोगे भी नहीं तो भी काम चल जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये वाला बात कर रहा है मॉइस्ट के बारे में। काफ़ी बार मैं पढ़ा चुका हूँ, तो अपने तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप एक आंसर राइटिंग फ्रेम कर सकते हो। जो ये मॉइस्ट अटैक देखने को मिला है, अभी हम लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर एक मॉइस्ट अटैक हुआ है, उसी की वजह से यहाँ पे आर्टिकल आया है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल बात करता है कि अभी जो एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कराया गया है और कुछ एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया है, तो उसके बारे में बातचीत करी गई है। अभी यहाँ पर टाइम है हमारे पास कि हम एजुकेशन सिस्टम को वापस से री एग्जामिन कर सकते हैं, तो उसके बारे में बातचीत की गई है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल तो यहाँ पे वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया है। देखो कि आज के टाइम पर केसेस आप देख पाओगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लगभग 2000 लोग की डेथ हुई है पिछले सिंगल डे के अंदर, और उसके साथ साथ 2 लाख 3 लाख के आसपास केसेस जो हैं आ चुके हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। तो ज़रूरत यह है कि हम एक वैक्सीनेशन के प्रपोजल को आगे बढ़ाएं और जो वैक्सीनेशन है उसको काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करें। देखो एकमात्र सोल्यूशन यही है और कोई सोल्यूशन बचेगा ही नहीं, ये तो आपको याद रखना है। एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि आपको वैक्सीनेशन को बढ़ाना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी कर देनी पड़ेगी कि हर इंसान जो है आराम से ले पाए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं, एक ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बात करी गई है लो कार्बन फ्यूचर के बारे में। जो कार्बन एमिशन होता है यानी कि पोल्यूशन जो देखने को मिलता है, हम लोग कोयला जलाकर, कोयले से जो बिजली उत्पन्न करते हैं उसकी वजह से, गाड़ी मोटर चलने है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन देखने को मिलता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या स्टेप्स उठाए गए उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑथर ने बोला है, देखो अभी यहाँ पर अप्रैल 22-23 में एक क्लाइमेट समिट होने वाली है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको ऑर्गेनाइज करेगा। तो इसमें यहाँ पर बातचीत ये करी जाएगी किस तरीके से नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट लेकर चला जा सकता है। मतलब कि ऐसा टारगेट सेट कर रखा है बहुत सारी कंट्रीज़ ने, मान लो 2050 तक का टारगेट सेट किया है कि जो सारी कंट्रीज़ हैं वो मिलकर जितना भी इनका एमिशन है, जितना भी पोल्यूशन है उसको ज़ीरो कर देंगी। ठीक है, नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट ये है एक टारगेट। ओके, नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे टारगेट ये है हमारा कि 2050 तक हम लोग अपना जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा बिलो रखें, नीचे रखें, और 2050 तक क्या कर पाएँ, जो ये कार्बन एमिशन है उसको कम कर पाएँ। लेकिन क्या ये पॉसिबल है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए? तो यहाँ पे आंसर है नो। देखो यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ, या जो ग्लोबल नेट ज़ीरो है ये ज़रूरत तो है, देखो हम लोगों को काफ़ी ज़रूरत है कि आज के टाइम में पोल्यूशन ख़त्म ही हो जाए 2050 तक। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ऐसी जिनके पास कैपेबिलिटी है, वो 2050 से पहले इसको ख़त्म कर देंगी, नेट ज़ीरो एमिशन कर लेंगी। ठीक है, जैसे कि अमेरिका वगैरह ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डेवलपिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। लेकिन बात आती है इंडिया जैसी कंट्री की जो कि एक आज के टाइम पर डेवलपिंग कंट्री है। क्या आज के टाइम पर इंडिया ऐसा स्टेप उठा पाएगा कि जल्द से जल्द उसको करने के लिए, जल्द से जल्द नेट ज़ीरो एमिशन के लिए वो यहाँ पर अपना जो सारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह है उनको नुकसान में पहुँचा दे? ठीक है, कि यहाँ पे आप लोग देख पाओगे अगर इंडिया को ये जो टारगेट है उसको जल्द से जल्द फुलफ़िल करना है तो इंडिया को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी और ज़्यादा डाउन होती हुई नज़र आएगी। हमारा काम है हमारी इकॉनमी को हम लोग बढ़ा पाएँ, और यहाँ पे इकॉनमी अगर हमने ऐसा काम किया तो डाउन होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, इंडिया को यहाँ पर कंट्रीब्यूट तो करना है, ऑब्वियस ही बात है, ग्लोबल टेम्परेचर को जो आज के टाइम पर बढ़ रहा है उसको कम तो करना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अचानक से काम करने लगे तो फिर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ये साबित हो सकता है, हमारी इकॉनमी के लिए साबित हो सकता है। और उसके साथ यहाँ पर बोला गया, देखो अभी यहाँ पर हम ये देख पाओगे व्हाट इंडिया मस्ट डू, इंडिया को क्या करना चाहिए।
इंडिया यहाँ पर एक मॉडेस्ट स्टेप उठा सकता है। देखो, रिचर कंट्रीज़ की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, रिचर कंट्रीज़ अलग खेल खेल सकती हैं, लेकिन इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, एक डेवलपिंग कंट्री है। तो ये जो 2050 तक का नेट ज़ीरो का कमिटमेंट है, ये एक रिस्क वाला कमिटमेंट हो सकता है। ये 2050 तक हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और एक तरीके से हमने सीरियसली कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है इंडिया के डेवलपमेंट से। ठीक है, तो अगर हमने इस चीज़ के ऊपर हम लोग लगे रहेंगे तो इंडिया के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ऐसा यहाँ पे ऑथर के द्वारा बताया गया है। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो काफ़ी हद तक बंद हो जाएंगी, क्योंकि आज के टाइम पर कोल का, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है। तो कुछ टाइम बाद हम लोग ये काम कर सकते हैं जब इंडिया एक अच्छे कंडीशन पर हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड बात यहाँ पे आप ये बताया गया है। देखो, थर्ड यहाँ एक तरीके से रास्ता ये बताया गया है कि आप लोग अगर तेज़ी से आपको ये एमिशन की तरफ बढ़ना है, टारगेट अचीव करना है, तो आपको टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे आज कोल का इस्तेमाल हो रहा है, कोयले का ज़्यादा इस्तेमाल करा जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कोल की जगह आपको दूसरी टेक्नोलॉजीज़ को लाना पड़ेगा और भारी मात्रा में लाना पड़ेगा, जिससे कि कोई असर ना पड़े। ठीक है, एक ये रास्ता हो सकता है। तो यहाँ पर ये इसके बारे में बताया गया है, यहाँ पे हम लोग इस टाइप से पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख पाओगे जो नेट ज़ीरो एमिशन है, इसका टारगेट यहाँ पे अचीव तो करना है, लेकिन अगर हम लोग बात करें जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से। ठीक है, जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है वहाँ से जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। लगभग 40% जो है इंडिया की जो ग्रीन हाउस गैस का है वो इलेक्ट्रिसिटी से निकलती हुई देखने को मिलती है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो, सबसे मेन काम इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं जिससे हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा। हम अपने टारगेट की तरफ भी बढ़ते रहेंगे, और दूसरी तरफ जो है हमारा ये जो कार्बन एमिशन है वो भी कम होता रहेगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो इंडिया को ज़रूरत है कि एक इस तरफ से कॉम्प्रहेंसिव वे में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो आज के टाइम पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोल से जनरेट कर रहे हैं, उस सेक्टर से हटकर हमें दूसरी तरफ बढ़ना पड़ेगा अगर हम लोगों को अपना टारगेट अचीव करना है। तो जल्द से जल्द अगर हम अगर अचानक से चीज़ें कट डाउन कर देंगे तो हमें टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कट डाउन करने के बाद हमने वो टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट नहीं किया तो हमारी कंट्री काफ़ी ज़्यादा रिसेशन में जाती हुई नज़र आ सकती है, ऐसा यहाँ पे ऑथर के द्वारा बताया गया है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देख पाओगे बोला ये भी गया कि अगर आप लोगों को लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जहाँ से कार्बन का एमिशन ना हो, ठीक है, तो फिर कैसे वो आ सकती है। सबसे पहले तो देखो, लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी बिना फाइनेंसिंग के, बिना मैनेजमेंट के, बिना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज़ के नहीं आ सकती। तो सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा फाइनेंसिंग, खूब पैसा लगाना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा उस चीज़ का, और आप कह सकते हो चीज़ों को देखना पड़ेगा और काफ़ी भारी बदलाव करने पड़ेंगे। उसके बाद हम लोग इन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। फाइनली, इंडिया विल नीड वर्क टू हार्ड टू बिकम अ लीडर। अगर इंडिया को ये सब काम करना है तो इंडिया को काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में लीडर बनना है, और ये सारा काम करना है, अपने टारगेट को टाइमली अचीव करना है। तो अदरवाइज़ मैंने एक आर्टिकल रिसेंटली कवर किया था, उसके अंदर ये बोला जा रहा था इंडिया को अपना टारगेट 2050 नहीं रखना चाहिए, 2070 रखना चाहिए। 2070 तक जो है इंडिया ये नेट ज़ीरो एमिशन अचीव कर पाएगा। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे बोला गया है enhancing the efficiency of electricity use is an important complement to decarbonize electricity supply। यहाँ पे अगर हम लोगों को अगर हमें एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हम लोगों को जो आज के टाइम पर डीकार्बोनाइजेशन है उसको करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ देख पाओगे बहुत सारी जो पोल्यूशन है वो एसीज़ के थ्रू देखने को मिलता है। देखो, आज के टाइम पर जो एसी होता है वो काफ़ी सारी ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करता है। ठीक है, एयर कंडीशनर जिसको बोलते हैं, और रेफ्रिजरेटर्स हो गए। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। यहाँ पर टारगेट सेट कर सकते हैं कि इतने साल तक सिर्फ इतने % तक ही यहाँ पर ये सेल होगी। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाँ, आने वाले टाइम पे हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी कार्बन एमिशन को लेकर। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो भी ऑथर ने इंपॉर्टेंट आपके जो भी एस्पेक्ट्स है वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये वाला। यहाँ पर बात करी गई मॉइस्ट के बारे में, तो डिस्कस करेंगे मॉइस्ट क्या होता है, नक्सल्स क्या होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आर्टिकल आपको आंसर राइटिंग फॉर्म में लिखना है। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये आर्टिकल इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। मॉइस्ट अटैक इन सुकमा, अभी हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ के जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक मॉइस्ट अटैक हुआ था। जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में आपके बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस हो गया, और ऑर्गेनाइज्ड लिंकेज क्राइम विद टेररिज्म हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं, और इन टॉपिक से आपका ये वाला टॉपिक रिलेटेड हो जाता है। अब यहाँ पे न्यूज़ के अंदर क्यों है, न्यूज़ के अंदर ये बोला गया कि अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा सुकमा बीजापुर जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है वहाँ पर हुआ था एक नक्सल अटैक, और उस अटैक में हमारे 22 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब हम लोग देखें सुकमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, सबसे पहले जान लेते हैं सुकमा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लोकेटेड है। देखो मान लो ये छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है, मानना है, सपोज करना है, छत्तीसगढ़ के मैप में जो सदर्न साइड है, नीचे वाला साइड है, वहाँ पर सुकमा डिस्ट्रिक्ट ये लोकेटेड है। वहीं पर ये अटैक देखने को मिला है, और वो जो ये डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी घने जंगल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ एक रिवर फ्लो होती है वहाँ से, साबरी रिवर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, साबरी रिवर जो कि एक सहायक नदी है गोदावरी रिवर की, पूछा जा सकता है आपसे, इसके बारे में ध्यान रखना है ना। वहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी जो नक्सल्स हैं वो भी काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अब अगर हम लोग बात करें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, नक्सलवाद हमारे इंडिया के अंदर कैसे पॉपुलर है, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इसको माओइस्ट, देखो दुनिया भर में माओइस्ट बोला जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर नक्सल के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। नक्सलिज्म जो वर्ड है ये एक गांव से निकल कर आया है, वेस्ट बंगाल का गांव था नक्सलबारी, वहाँ से ये वर्ड निकल कर आया है, ठीक है। वहाँ पे कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई थी फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में, ठीक है, डिस्प्यूट हो गया था, तो तब से यहाँ पर ये नक्सल वर्ड निकल कर आया है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कहाँ से निकला है, तो वो नक्सलबाड़ी एक गाँव है, वहाँ से इस वर्ड को निकाला गया है, ठीक है। और उसके बाद ये जो नक्सलिज्म है ये बहुत सारे डेवलप्ड लेस डेवलप्ड स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पर विकास थोड़ा कम है, जैसे कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जो कि ये नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं। रीजंस क्या क्या है इसके, मतलब कि जो नक्सलिज्म है ये कैसे बढ़ जाता है, इसका क्या रीज़न है। सबसे पहला रीज़न आता है, देखो, ट्राइबल डिसकंटेंट यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। देखो हमने एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेकर आए थे 1980 में। इस एक्ट का ये काम था कि जो फॉरेस्ट हैं, जो भी जंगल हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो जंगल में ये जो ट्राइबल्स लोग रहते थे, जो भी आदिवासी लोग रहते थे जंगल्स के अंदर, ठीक है, तो हमने क्या करा, उनको हटाने की कोशिश करी, ऑब्वियस सी बात है। और वो जो आदिवासी लोग हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपनी पूरी कमाई जो है उसी से कमाते हैं, खाते पीते हैं, उसी जंगल से रिलेटेड है सभी चीज़, मतलब जो भी उनका लिवलीहुड है वो जंगल से, उसी फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो उस फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो फिर हम लोगों ने क्या करा, मैसिव डिस्प्लेसमेंट कर दिया। मतलब कि मान लो ये फॉरेस्ट एक्ट आया, अब इसमें ये बोला गया भाई आप लकड़ी नहीं काटोगे, साथ ही साथ आपको ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, लोगों को वहाँ से हटा दिया गया, ठीक है, उन ट्राइबल पॉपुलेशन को वहाँ से फॉरेस्ट से निकाल दिया गया, ठीक है। अब जब निकाल दिया गया तो दूसरी तरफ ये जो मॉइस्ट होते थे ना, इनके लिए एक ईजी टारगेट हो जाता था। मतलब कि मान लो 2-4 मॉइस्ट हैं, अब यहाँ से भारी जनसंख्या में 100 लोगों को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, इनकी लिवलीहुड को खतरा पहुँच गया, इनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है अब, ठीक है, कुछ भी कमाने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे ये थोड़े से जो मॉइस्ट हैं ये गए इनके पास, अब इनको जो है पट्टी पढ़ा दी, इनको भड़का दिया पूरी तरह से, ठीक है, कि यहाँ पे सरकार ऐसी है, ये है, सरकार क्यों किसी चीज़ की केयर नहीं है, ठीक है। और साथ में क्या करा इन्होंने, जो वेपन्स है वो प्रोवाइड करवा दिए, कुछ पैसे प्रोवाइड करवा दिए, और जो है ये नक्सलिज्म ऐसे ही बढ़ता हुआ चला गया। और आज के टाइम पर देखोगे जो ये लोग हैं ये किसी स्टेट को नहीं मानते, किसी सरकार को नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से ये चीज़ें देखने को मिली हैं, और नक्सलिज्म आज के टाइम पर ऐसा यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आया है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स भी उठाए हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको कम कर पाएँ, वो क्या क्या मेजर्स आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, सबसे पहले देखो, एक सेकेंड गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से नक्सलिज्म बढ़ता हुआ नज़र आया है। देखो, एक तो आपका एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंटेलिजेंस नहीं है ताकि हम लोग नक्सलिज्म से लड़ सकें, ठीक है, उसकी वजह से ये बढ़ता हुआ नज़र आया। उसके साथ साथ बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, हमने अच्छी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है गांव के अंदर, उसकी वजह से भी यहाँ पर कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है, देन उसकी वजह से ये बढ़ता हुआ नज़र आया है। साथ ही साथ नो फॉलो अप फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी काफ़ी फेल हो चुका है, मतलब उस रीजन में काम करने से, उस रीजन में कोई भी जो प्रशासन गया है उसने अच्छे से काम नहीं किया है, उसकी वजह से भी ये एक्सट्रीमिज़म बढ़ता हुआ नज़र आया है। नाउ
अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आपसे ये पूछा जा सकता है सरकार ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं इस एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करने के लिए। तो जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, सबसे पहला इनिशिएटिव था ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड मतलब कि एक एंटी नक्सल फोर्स को बना दिया, एक ऐसी फोर्स बना दिया जो कि नक्सल से लड़ेगी, और इसको लाया गया था 1989 में, खासकर आंध्र प्रदेश में इसको लाया गया था। तो सरकार ने ये काम किया था नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए। दूसरा स्टेप चलाया था ऑपरेशन ग्रीन हट। इसको स्टार्ट किया गया था 2009 और 10 में, और इसमें भारी मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस को फैला दिया था सभी जगह पर जहाँ जहाँ पर जो एरिया नक्सल से अफेक्टेड है। ठीक है, उसके साथ साथ एक और प्रोग्राम चलाया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसको लॉन्च किया गया था साल 2018 में। इसका मेन मकसद ये है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर देना, वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रोग्रेसिव ला देना, वहाँ पे डेवलपमेंट करना, ताकि जो लोग सोचें वहाँ पे कि हाँ सरकार कुछ कर रही है, सरकार यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट कर रही है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है, एक और इनिशिएटिव है, वो है समाधान। समाधान की फुल फॉर्म क्या है, आपको ध्यान रखना है। एस से स्मार्ट लीडरशिप, ए से एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज, और एस से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए से एक्शन प्लान, एन से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ओके, नाउ ये सारे स्टेप्स थे जिससे कि हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम को लड़ रहे हैं, और आज के टाइम पर हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नाउ ये कंप्लीट आर्टिकल, जो ग्रे हाउंड क्या है, कहाँ कहाँ पर एग्जाम्पल्स है, आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल है, क्या क्या सरकार ने किया है, ये सब मैंने आपको बता दिया जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, तो गाइस इसके साथ करते हैं हम लोग अपने इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को खमाप्त नहीं समाप्त, ठीक है, ख़त्म करते हैं, मैं कहने वाला था। यहाँ पे देखो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल में कुछ नहीं बताया गया। इस आर्टिकल में यही बोला गया है कि आज के टाइम पर आप देख पाओगे क्लास 10th के एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया है, और क्लास 12 के एग्ज़ाम्स को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हम लोग को अपने एजुकेशन सिस्टम को रीएग्जामिन करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर आप देख पाओगे कोशिश तो ये है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बदल पाएँ, लेकिन ऐसी चीज़ें यहाँ पे बदलती हुई नहीं नज़र आ रही हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, नाउ यहाँ पे एक सोल्यूशन ये भी बताया गया है कि देखो जो भी ब्यूरोक्रेटिक हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको कंसल्ट करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी एकेडमिक स्टेक होल्डर से। ठीक है, ताकि एक नए नए रास्ते निकाले जाए। ठीक है, ज़रूरत है आज के टाइम पर हम लोग कुछ आइडियाज़ लेकर आए नए नए, ताकि जो एग्जामिनेशन है वो भी हो पाएँ, और अच्छे से जो बच्चों की पढ़ाई है वो ना बर्बाद हो। ठीक है, इस तरीके के हम लोग को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ना। उसी के साथ करते हैं हम लोग अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।